Good morning, dear students and teachers. A very warm welcome to you all. आज मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ होम साइंस की ऑनलाइन क्लास नंबर 10 में और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वस्त्र एवं परिधान। ये हमारा यूनिट 4 है जिसको आज हम शुरू करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द जर्नी टू अ कलरफुल वर्ल्ड of clothes and fashion। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में। अपने हाथों को पानी और साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें, मास्क का प्रयोग हमेशा करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, 2 गज की दूरी जरूरी। गाइडलाइंस केवल प्रश्न पूछे या पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही बच्चों चैट का प्रयोग कीजिएगा और अपने पास एक कॉपी और एक पेन साथ में रखिएगा ताकि कुछ भी आपने नोट करना हो तो आप कर सकें। एंड वी वुड लाइक टू एक्नॉलेज जो भी हमने स्टडी मटेरियल इंटरनेट से या यूट्यूब वीडियो से लिया है दैट इज एंटायरली फॉर एजुकेशनल and non-commercial purposes। इस वजूद अगर कोई डिस्क्रिपेंसी या inadvertent error नोट किया जाएगा तो that will be rectified accordingly। And here we have the facilitators for today। I am Shelly Gandhi, lecturer home science, GGSS रानी बाग, और आज मेरे साथ हैं मंजू शर्मा। हेलो मंजू। Hello, Shelly. A very good morning, students. I am Manju Sharma, lecturer home science from SKV Rajouri Garden Extension. Now let's meet our team home science. We have Pratibha Goyal, lecturer home science, core academic unit, Directorate of Education. She's our team coordinator. We have Mamta Chaudhary, lecturer home science, SKV Gargi Green Park Extension. Ritu K, lecturer home science, SOE Madanpur Khadar, Shilpi Goyal, lecturer home science, SKV New Friends Colony, Ruchi Singh, lecturer home science, GGSS Nathupura। इनके constant support और guidance के द्वारा ही हमारी ये online classes जो हैं वो इतनी अच्छी तरीके से possible हो पा रही हैं। तो thanks team home science, thanks once again। And yes, here we have the results of quiz number 9. So 12,559 students out of this session live. अब घर ले आए out of 30,238 scored a perfect 10. Congratulations to you all students. And now we have our perfect 10 scorers. We have Gulaf Shah, SKV New Friends Colony, Priyanka, GSKV Alipur, Ayushi Rani, GSKV SP Road, Nangloi, Vishakha, GGSS, Najafgarh Stadium, Shashi, GGSS, Richao Kala, Lovely Gautam, GGSS, Tajpur Pahadi Badarpur, Khushi, GGSS, East of Kailash number 1, Anamika, GGSS, Mukundpur Village, Rekha, GSKV, Kalkaji number 2, and Parvati, SKV, Basai Darapur. So congratulations students for that perfect 10 score. Well done. आगे बढ़ने से पहले बच्चों आइए आज हम मिलकर देखें एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग। लट उलझे सुलझा जा बालम, लट उलझे सुलझा जा बालवा, लट उलझे सुलझा
बालम लट उलझे सुलझा जा बालम माथे की बिंदिया माथे की बिंदिया बिखर गई है अपने हाथ सजा जा बालम लट उलझे सुलझा जा बालम लट उलझे तो बच्चों, क्या आपने सबने ध्यान से वीडियो देखा? कितने सुंदर और कितने लुभावने जो आउटफिट्स हैं सबने पहने हुए थे और कितने मनभावक लग रहे थे सब लोग। तो ये जो डिजाइनिंग है, ये जो जितने भी कपड़े इन्होंने पहने थे, ये डिजाइनर आउटफिट्स है। और हम आज बात करेंगे कि ये डिजाइन जो है कपड़ों में कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे रंग, टेक्सचर, कलर, लाइंस और इसके अलावा शेप्स एंड फॉर्म्स। और एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के बाद हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन आ जाते हैं, जैसे कि हार्मनी, प्रोपोर्शन, रिदम, एम्फेसिस। और इन सब चीजों का प्रयोग करके, इन सब चीजों के उचित तालमेल द्वारा ही ये जो डिजाइन्स हैं ये बन करके तैयार होते हैं। तो आइए आज हम मिलकर सीखेंगे कि किस तरीके से वस्त्र और परिधान के लिए हम डिजाइन्स जो हैं उनकी रचना कर सकते हैं। तो चलिए, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस रंग बिरंगी कपड़ों की दुनिया में एंटर करने के लिए? सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। डिजाइन की संकल्पनाओं के बारे में चर्चा करने योग्य हम बन सकेंगे और उन तत्वों की पहचान कर सकेंगे जो डिजाइन सिद्धांतों को संगठित करते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि एक डिजाइन क्या होता है। डिजाइन उत्पादों की कल्पना करने, योजना बनाने और कार्यान्वित करने की मानवीय सामर्थ्य को कहते हैं। यानी कि हमने अपने दिमाग में एक इमेज के बारे में सोचा, उसकी कल्पना की, फिर उसके बारे में हमने योजना बनाई, कार्यान्वित की, चीजें जुटाई और फिर एक अच्छे से डिजाइन की रचना करी। तो यही होता है एक डिजाइन। अब हम बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट्स या मूलभूत संकल्पनाओं की। तो चाहिए गई वस्तु की रचना के लिए डिजाइन एक योजना के अनुसार व्यवस्था होती है। अगेन ने जो चाहा उसके बारे में सोचा, उसके बारे में डिजाइन की रचना करके हटते हैं और बहुत अच्छा सा आपके सामने एक प्रोडक्ट आता है, तो आपको एक बहुत ही संतोष मिलता है, एक कॉन्फिडेंस आपके मन में जागृत होता है। There are two aspects of design, structural and applied. तो स्ट्रक्चरल डिजाइन की अगर हम बात करें तो ये रूप पर निर्भर करता है ना कि ऊपरी सजावट पर। ये कपड़े की मूल कटाई या आकार से संबंध रखता है। तो आप ये देख रहे हैं, रेड कलर का ड्रेस है जिसमें की सारी डिजाइन डिटेल्स कटिंग के दौरान दी हुई है। जो डिजाइन इनकॉर्पोरेट किया गया है ये कटिंग के दौरान है। कॉलर है, कफ है, बो है, एक ड्रेस में फ्लेयर दिया गया है। तो दिस हैज बीन डन बाय कटिंग। और नीचे का ड्रेस देखेंगे तो वो भी एक फ्लेयरी सा ड्रेस है, पैटर्न है, और ये भी कटिंग के दौरान ही इसमें डिजाइन डिटेल्स दी गई हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर में डिजाइन बनते हैं इन्हें हम स्ट्रक्चरल डिजाइन कहते हैं। अब अगर आप साइड वाले फिगर्स देखेंगे तो एक बहुत सुंदर सा पिंक ड्रेस है।
इसमें प्लेन ड्रेस के ऊपर प्रिंट किया हुआ है। तो जो हमने इसमें डिजाइन दिया दैट इज थ्रू द प्रिंट। तो ये एक अप्लाइड डिजाइन है। नीचे वाला डिजाइन देखेंगे, ब्लू कलर का जो ड्रेस है, तो इसमें सारे एम्बेलिशमेंट्स जो हैं वो लेसेस द्वारा है। तो यानी कि ड्रेस बनाया और ड्रेस को हमने डेकोरेट किया लेसेस के द्वारा। तो कोई भी प्लेन ड्रेस के ऊपर अगर हम कोई फैंसी नीडल वर्क करते हैं, कोई ट्रिमिंग्स लगाते हैं, फास्टनर्स लगाते हैं, कसीदाकारी करते हैं, रंगाई करते हैं, छपाई करते हैं, तो फिर ये जो डिजाइन्स होते हैं ये अप्लाइड डिजाइन्स कहलाते हैं। और अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के। हमने पहले भी मैंने बात करी थी कि देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन: टेक्सचर, कलर, लाइन एंड फॉर्म, जिनके सब जो है वो कपड़ों में दे पाते हैं। लिव अ कलरफुल लाइफ। तो चलिए मैं ले चलती हूँ आपको रंगों की दुनिया में। इन रंगों की दुनिया की पहचान हम कैसे करेंगे? तो आइए शुरू करते हैं कलर थ्योरी से, रंग के सिद्धांत। रंग क्या होता है? आप सब जानते हैं, आपने बहुत रंग देखे हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु के पृष्ठ से टकराकर परावर्तन होता है उसका, तो वह रंग बन जाता है। इट इज कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट क्या है बच्चों? ये एक प्रकार का रेडिएंट एनर्जी, एक विकिरण ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में हमारी धरती पर पहुंचती है। सबने इंद्रधनुष तो देखा ही होगा। इंद्रधनुष के 7 रंगों को बहुत अच्छे से पहचाना भी होगा। तो ये 7 रंगों का संगम, स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स, वर्णक्रम कहलाता है। तो कौन से 7 रंग होते हैं इसमें? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर हमारे रंग चक्र के वर्णक्रम के 7 विबग्योर कलर्स हैं। अब इसकी पहचान कैसे हुई? एक बहुत अमेजिंग फैक्ट जो आपको बताएंगे कि ईयर 1666 में एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ हुए सर आइजैक न्यूटन। सबने साइंस में तो न्यूटन लॉस पढ़े ही होंगे। तो क्या आप जानते हैं कि इन्होंने ही सूर्य की रोशनी और प्रिज्म के साथ जो अपने प्रयोग किए, और इन्होंने ही पहचाना कि इंद्रधनुष में ये 7 रंगों में हमारा व्हाइट लाइट डिवाइड हो जाती है। तो है ना ये एक रोचक तथ्य। अब बात करते हैं रंगों की। रंग जो रिसीडिंग या एडवांसिंग कलर्स हैं, अर्थात कौन से 2 रंग? हर रंग की वेवलेंथ होती है बच्चों। उस वेवलेंथ के हिसाब से कलर्स 2 तरह के होते हैं, शांत रंग और उत्तेजित रंग। कम तरंग वाले प्रकाश जिनकी शॉर्ट वेवलेंथ्स होती हैं, लाइक योर ग्रीन कलर, हरा है, ब्लू ग्रीन है, ब्लू पर्पल है, ये सब शांत रंग हैं। पर इनके विपरीत कुछ रंग ऐसे हैं जिनकी वेवलेंथ्स लंबी हैं, अधिक तरंग वाले प्रकाश, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ये हमारे उत्तेजित रंग हैं। अब हम आपको मुंसेल की रंग प्रणाली के अनुसार रंगों के 3 रूप बताते हैं। रंगों के 3 रूप हैं ह्यू, वैल्यू एंड इंटेंसिटी। ह्यू यानी रंग का अपना सामान्य नाम। आप बहुत से रंगों से परिचित हैं, कोई रेड है, कोई ब्लू, कोई येलो एंड सो ऑन। तो रंग का जो नाम होता है वही ह्यू भी होता है। वैल्यू क्या होती है? जब उसी रंग में हम सफेद रंग मिला देते हैं वो हल्का हो जाता है, और जब उसमें ब्लैक कलर मिला देते हैं वो गहरा हो जाता है। तो उस रंग का हल्कापन
टिंट यानी आभा कहलाता है, और डार्क वाला कलर शेड यानी गहरापन वाला कलर रंगत कहलाता है। रेड की ही बात करें तो रेड में बच्चे जब आप व्हाइट कलर मिलाते हैं तो पिंक कलर मिलता है, गुलाबी कलर मिलता है जो टिंट है, और ब्लैक मिलाने पर मैरून कलर मिलता है जो रंगत है। तो आभा और रंगत दोनों मान है। तीसरा शब्द आया इंटेंसिटी का, तीव्रता। क्या है ये? क्रोमा। हर रंग में कोई रंग तो बहुत चमक वाला होता है पर कुछ थोड़ा डल भी होते हैं। तो जो ब्राइट कलर्स है जैसे ब्लड रेड, रक्त का लाल रंग, और उसके साथ एक थोड़े डल रूप में जैसे एक रोज का रेड कलर। ब्लड रेड बहुत ब्राइट है, रोज रेड कंपैरेटिवली थोड़ा डल है। ये दोनों उस रंगों की तीव्रता या इंटेंसिटी कहलाते हैं। अब हम रंगों का वर्गीकरण समझेंगे। रंग 3 प्रकार के हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, टर्शरी कलर्स। प्राथमिक रंग वे रंग हैं बेटा जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, किन्हीं दो रंगों को मिलाकर नहीं बनाए जाते, रेड, ब्लू एंड येलो। जब हम दो प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाते हैं तो हमें द्वितीयक रंग मिलते हैं। रेड के साथ येलो मिलाया, ऑरेंज बन गया, ब्लू के साथ रेड, पर्पल बन गया, और येलो एंड ब्लू तो ग्रीन बन गया। टर्शरी कलर यानी तृतीयक रंग, जिन्हें माध्यमिक इंटरमीडिएट कलर्स भी कहते हैं, एक प्राथमिक रंग एक द्वितीयक रंग के साथ जब समान मात्रा में मिलाया जाता है तो ये रंग तृतीयक रंग कहलाते हैं। रेड के साथ ऑरेंज, रेड ऑरेंज, रेड के साथ पर्पल, रेड पर्पल। तो इसी तरह से आपके तृतीयक रंग बनते हैं। आप इस चित्र में भी देख रहे हैं और बहुत आसानी से समझेंगे कि फिर प्राइमरी कलर्स रेड, येलो एंड ब्लू, सेकेंडरी कलर्स ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल, और उनके बीच में प्राइमरी प्लस सेकेंडरी जब होता है तो वो बन जाते हैं हमारे टर्शरी कलर्स। तो यहाँ हम 3 प्राथमिक रंग, 3 द्वितीयक रंग और 6 तृतीयक रंग देख रहे हैं। अरे वाह, कितना सुंदर रंग चक्र है। कलर व्हील। व्हाट इज अ कलर व्हील? जब इन रंगों को एक सुव्यवस्थित ढंग से एक चक्र में लगाया गया तो बन गया कलर व्हील यानी रंग चक्र। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ 3 प्राथमिक रंग हैं, 3 द्वितीयक रंग हैं, 6 तृतीयक रंग हैं। तो कलर व्हील में 12 रंगों का मिलान होता है। और कलर व्हील बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग हो या इंटीरियर्स की डिजाइनिंग करनी हो, इस रंग चक्र का प्रयोग सब जगह किया जाता है। अरे ये क्या है? ये है न्यूट्रल कलर्स, उदासीन रंग। उदास क्यों है? शायद उनको जगह नहीं मिली रंग चक्र में, परंतु ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर्स विदाउट कलर, बिना रंग के रंग। शायद ही कोई ऐसी योजना होगी जहां आपको व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, सिल्वर, ब्राउन या कोई मेटालिक कलर ना दिखे। तो ये रंग एक्रोमेटिक या अवर्णक कहलाते हैं। इन्हीं रंगों को आगे समझने के लिए हम समझेंगे कि ग्रे स्केल क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्लैक से लेकर व्हाइट को 0 से 10 नंबर पर लगाया गया है, जिसे ग्रे स्केल या दूसरा पैमाना कहते हैं। सबसे डार्क है ब्लैक 0 पे, और जैसे जैसे उसको व्हाइट डालते गए वो हल्का होता गया। सबसे हल्का व्हाइट कलर, जिसको नंबर 10 पर रखा गया है, और इनका बिल्कुल सेंटर है 5 नंबर, जो परफेक्ट ग्रे कलर कहलाता है। ये ग्रे स्केल हमारी रंगत और आभा कार्ड में भी दिखता है। जब हम एक ही रंग में सफेद मिलाते हैं तो टिंट बनता है,
और ब्लैक मिलाते हैं तो उसका शेड। तो ये रंगत और आभा कार्ड में भी इस्तेमाल होता है। अब आप देख रहे हैं ये पैंटोन शेड कार्ड या पैंटोन कलर चार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। जैसे आप बाजार से जब कोई भी कलर लेना चाहते हैं, सपोज रेड ही लेना चाहते हैं, कोई ब्रिक रेड है, कोई टोमेटो रेड है, कोई स्ट्रॉबेरी रेड है, तो इतनी वैरायटी है। तो अगर आपको एग्जैक्ट अपना वाला शेड चाहिए और उसके लिए आप पैंटोन शेड कार्ड पे डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि इस शेड कार्ड में हर रंग को एक नाम तो दिया ही है, पर एक नंबर दिया है, एक शेड नंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएं, चाहे वहां रंग को अलग नाम से भी बोला जाएगा, पर नंबर वही रहेगा। तो पैंटोन शेड कार्ड से आप एग्जैक्टली वही रंग को प्राप्त कर सकते हैं और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत है। अब बात करते हैं कि वस्त्रों में रंग कब डाला जाता है। वस्त्रों में रंग डालने के कई स्टेजेस हो सकते हैं। पहला रेशे के स्तर पर ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो दूसरा जो स्टेज है वहां है धागा। धागा बनने के बाद उन धागों को विभिन्न रंगों में रंग दिया जाता है, और जैसे मैंने अभी कहा पैंटोन शेड का नंबर भी दिया जाता है। कई बार कपड़े प्लेन ही बना दिए जाते हैं और फिर इन थानों कपड़ों को भी रंगा जाता है। तो रंग देने का एक और स्टेज हो सकती है फैब्रिक स्टेज। फैब्रिक में रंग और भी तरीकों से दिए जा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर प्लेन फैब्रिक है, उसके ऊपर कोई पेंट से, कोई तरह की प्रिंटिंग से या एम्ब्रॉयडरी, पैचवर्क आदि करके कलर्स को ऐड किया जाता है। तो प्लेन कलर पर बहुत मल्टी कलर धागों की एम्ब्रॉयडरी आपको दिखाई दे रही होगी। अरे वाह, कितना सुंदर कलर व्हील वंस अगेन। पर अब हम बात करेंगे रंग हार्मनी, यानी कलर हार्मनी या रंग योजनाएं क्या होती हैं। आपने कलर व्हील तो पढ़ ही लिया, पर जब हम इन सब रंगों को एक कलात्मक दृष्टि से यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा, चाहे वो वस्त्रों पर, चाहे इंटीरियर्स में, वे बन जाती हैं कलर स्कीम्स, कलर हार्मनीज, रंग योजनाएं या रंग सुमेल। अब हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि कलर स्कीम्स दो प्रकार की होती हैं, रिलेटेड एंड कॉन्ट्रास्टिंग। संबंधित रंग योजना, विषम रंग योजना। अगर रंग चक्र के नजदीक के रंगों का प्रयोग किया गया तो वो रिलेटेड कलर स्कीम है, परंतु अगर रंग चक्र के दूर वाले रंगों को यूज किया तो वो जो रंग योजना बनेगी वो कॉन्ट्रास्टिंग विषम रंग योजना है। अब हम रिलेटेड यानी संबंधित रंग योजनाओं को विस्तार से समझेंगे। संबंधित रंग योजनाएं चार तरह की होती हैं, मोनोक्रोमैटिक एक वर्णी, एक्रोमैटिक अवर्णी, एक्सेंटेड न्यूट्रल विशिष्टतापूर्ण उदासीन, और एनालॉगस अनुरूप रंग सुमेल। तो बच्चों, पहला नाम है मोनोक्रोमैटिक। जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, मोनो प्लस क्रोम, ये दो शब्दों को जोड़कर बना है। मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल, और क्रोम मतलब कलर। ये है एक वर्णी सुमेल। जैसे कि आप इन पिक्चर्स में भी देख रहे हैं, केवल एक ही रंग का प्रयोग किया गया है, चाहे वो ड्रेस रेड हो, ब्लू हो, पिंक हो या कोई भी और कलर, एक ही रंग का इस्तेमाल इस योजना में किया जाता है, परंतु उसके विभिन्न टिन्स एंड शेड्स हो सकते हैं, मान और तीव्रता बदली जा सकती है। ये है हमारा मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम। नेक्स्ट आते हैं एक्रोमैटिक हार्मनी, अवर्णी सुमेल। अभी मैंने आपको बताया था ना कि एक्रोमैटिक कलर्स कौन से हैं, वो न्यूट्रल कलर्स, ब्लैक्स, व्हाइट्स, ब्राउन्स, ग्रेस। तो जब एक रंग योजना केवल इन्हीं रंगों को लेकर बनाई जाए, वो है हमारी अवर्णी सुमेल, एक्रोमैटिक हार्मनी। ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन की ड्रेसेस आपने अपनी स्क्रीन पर देखी ही हैं। कई बार एक्रोमैटिक हार्मनी में
थोड़ी सी ब्राइटनेस डालने के लिए उसमें कुछ कलर डाला जा सकता है। तो स्कीम का नाम क्या होगा? एक्सेंटेड न्यूट्रल, विशिष्टतापूर्ण उदासीन। अब इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में सारी ड्रेस ब्लैक है और शूज भी ब्लैक एंड व्हाइट है, परंतु टी शर्ट तो रेड कलर की ली है, और दूसरी ड्रेस में फिर से ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन विद लिटिल ग्रे, पर उसके साथ पिंक कलर के हाई हील्स हैं। तो ये रेड कलर या ये पिंक कलर या कोई भी और एक्स्ट्रा रंग जब एक उदासीन रंगों के साथ यूज किया जाता है तो वो विशिष्टतापूर्ण उदासीन रंग बन जाता है। अब बात करते हैं एनालॉगस हार्मनी, अनुरूप सुमेल। कलर व्हील पे आपको 3 कलर्स दिखाई दे रहे हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक के 3 से 5 कलर्स भी लिए जा सकते हैं। ये है हमारा एनालॉगस हार्मनी, ब्लू, ब्लू ग्रीन, ग्रीन। तो 3 कलर्स जो नजदीक के कलर व्हील के 3 कलर्स हैं उनका प्रयोग करके ये हार्मनी, एनालॉगस हार्मनी को बनाया जाता है। तो आपने ये स्क्रीन पर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखे, वो तीनों कलर्स का कॉम्बिनेशन एनालॉगस हार्मनी है। अब है कॉन्ट्रास्टिंग कलर स्कीम्स, विषम रंग योजनाएं। जैसे आपको कहा, जब रंग योजना में दूर दूर के कलर्स का प्रयोग हो वो विषम रंग योजनाएं होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पूरक सुमेल, डबल कॉम्प्लीमेंट्री दोहरा पूरक सुमेल, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री विभाजित पूरक सुमेल, एनालॉगस कॉम्प्लीमेंट्री अनुरूप पूरक सुमेल और ट्रायडिक त्रणात्मक सुमेल। तो कॉम्प्लीमेंट्री पूरक सुमेल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऑपोजिट कलर्स। इस रंग योजना में केवल 2 ही रंगों का प्रयोग किया जाएगा जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इस रंग चक्र को देखिए बच्चों, येलो के ऑपोजिट पर्पल, ग्रीन के ऑपोजिट रेड एंड ब्लू के ऑपोजिट ऑरेंज। ये पूरक सुमेल है जो सभी ड्रेसेस में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 2 रंगों का मेल है जो एक दूसरे के विपरीत रंग हैं। कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी के बाद आता है डबल कॉम्प्लीमेंट्री, यानी दोहरा पूरक सुमेल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये कॉम्प्लीमेंट्री है बट डबल है। रेड के साथ ग्रीन लिया तो वो तो कॉम्प्लीमेंट्री था, पर यहाँ हमने उसके पड़ोसी वाले रंग भी लेने हैं। तो रेड के साथ रेड ऑरेंज, ग्रीन के साथ ब्लू ग्रीन। तो ये 4 रंगों को जब हम जोड़ेंगे और उससे ड्रेस डिजाइन करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा दोहरा पूरक सुमेल, डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री विभाजित पूरक सुमेल। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। कॉम्प्लीमेंट्री था येलो का पर्पल, पर जब हम विभाजित पूरक की बात करते हैं तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर छोड़कर उसका एक लेफ्ट और एक राइट वाला कलर लेते हैं। इसमें यानी 3 रंगों को इस्तेमाल किया जाता है, येलो के साथ रेड पर्पल एंड ब्लू पर्पल। इसी तरह से आप किसी भी एक कलर का कॉम्प्लीमेंट्री छोड़कर उसका एक लेफ्ट और राइट यूज करेंगे तो आप इन 3 रंगों को विभाजित पूरक सुमेल कहा जाता है। एंड लास्ट बट एनालॉगस कॉम्प्लीमेंट्री। एनालॉगस क्या है? अनुरूप पूरक सुमेल। अनुरूप भी हमने पढ़ लिया, 3 रंग जो बिल्कुल नजदीक है रंग चक्र के। कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ लिया, उनके ऑपोजिट कलर्स। तो यहाँ क्या करना है, पहले तो अनुरूप रंग देखने हैं 2 या 3, फिर उन्हीं का बिल्कुल सामने वाले भी अनुरूप रंग देखने हैं। तो ये कॉम्बिनेशन तैयार होगा। कम से कम 4 से 6 रंगों को इस्तेमाल करके हमारा अनुरूप पूरक सुमेल बनता है। अगली हार्मनी है ट्रायडिक हार्मनी। ट्रायडिक हार्मनी जिसे हम हिंदी में त्रणात्मक सुमेल कहते हैं। बच्चों आप सब जानते हैं त्रणात्मक शब्द त्रिकोण से आया है, ट्रायंगल। आप देख रहे हैं कलर व्हील पर ट्रायंगल आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है। एक इक्विडिस्टेंट ट्रायंगल जो समान दूरी वाला ट्रायंगल होता है
आप देखेंगे कलर व्हील में जो तीनों प्राथमिक रंग हैं उनका एक इक्विडिस्टेंट ट्रायंगल बन रहा है, येलो, ब्लू एंड रेड कॉम्बिनेशन। और इस लड़के की पोशाक देखिए, बिल्कुल इसी कॉम्बिनेशन में ये पोशाक है। एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी हार्मनी हो, हम उस रंग का विभिन्न मूल्यमान और विभिन्न तीव्रता ले सकते हैं। ये सैंडल भी देखिए, तो ये भी बड़ा परफेक्ट रेड, ब्लू एंड येलो कॉम्बिनेशन है। अब एक और ट्रायंगल भी दिख रहा है जो तीनों द्वितीयक रंगों से बना है, ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल, जो इस लड़की की पोशाक में बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये हार्मनी है ऋणात्मक सुमेल। आई होप आपको सभी तरह की कलर स्कीम समझ में आई होंगी। तो नाउ इज द टाइम फॉर अ क्वेश्चन। दिए गए रंग चक्र में रंग सुमेल पहचानिए। नेम द कलर हार्मनी इन द गिवन कलर व्हील। क्या ये ए है एनालॉगस कलर हार्मनी, अनुरूप, या बी है कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक सुमेल? जल्दी से चैट बॉक्स में अपने आंसर्स लिखिए। ऑप्शन ए आपके हिसाब से ठीक है या ऑप्शन बी ठीक है? शैली मैम, कुछ आंसर्स आ रहे हैं? बिल्कुल मंजू मैम, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं और बच्चों ने ये सारा कलर कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझा है। एंड बच्चे जो आंसर दे रहे हैं वो दे रहे हैं पूरक सुमेल। वेल डन स्टूडेंट्स, वेरी वेल डन बच्चों। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेक्सचर या कपड़े की बुनावट के बारे में। जो कपड़े का बाहरी स्वरूप होता है उसको हम कपड़े की बुनावट कहते हैं। और अब हम बुनावट के बारे में जरा डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी कपड़ा जो है वो कैसा दिखता है, हाउ इट लुक्स। क्या वो चमकीला है, मंदा है, अपारदर्शक है, घना है, पारदर्शक है, पारभासी है, या उसमें चिकनापन है। फिर हाउ इट बिहेव्स, किस तरह की उसकी प्रकृति है, ढीला है, लटका हुआ है, कड़ा है, बाहर को निकला हुआ है, या बॉडी के साथ चिपकने वाला है। फिर हम बात करते हैं एक और फीचर की, हाउ इट फील्स, छूने पर कैसा लगता है। क्या वो नरम है कपड़ा, कड़क है, रूखा है, समतल है, उबड़ खाबड़ है, खुरदरा है। तो ये सब जो कपड़े के हैं बाहरी रूप होते हैं, इनको हम कपड़े का टेक्सचर कहते हैं। फैक्टर्स विच डिटरमाइन टेक्सचर, बुनावट को निर्धारित करने वाले अगर कारकों की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेशे की। रेशा किस प्रकार का है, यानी कि प्राकृतिक कॉटन का है, सिल्कन है, वूल है, या फिर मानव निर्मित भी हो सकता है, रेयॉन, पॉलिएस्टर, नायलन। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी लंबाई कैसी है, उत्कृष्टता कैसी है, और उसके पृष्ठीय गुण कैसे हैं। फिर धागे का संसाधन और धागे का प्रकार कैसा है, संसाधन की विधि कैसे है, कैसे धागा बनाया गया, धागा बनाते समय कितने उसमें घुमाव, कितने उसमें ट्विस्ट दिए गए, धागे की उत्कृष्टता और धागे का प्रकार कैसा रहा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वस्त्र निर्माण तकनीक की। तो जो भी हमारा कपड़ा बना, क्या वो वीविंग द्वारा बनाया गया या निटिंग द्वारा बनाया गया, क्या या वो नमदे की तरह बनाया गया या उससे गूंथा गया या लेस या जाली बनाई गई। फिर वस्त्र के ऊपर सज्जा कैसी करी गई, क्या हमने उसके ऊपर कड़ेपन की फिनिशिंग दी, इस्त्री करी, कैलेंडरिंग करी, टेंटरिंग करी। और लास्ट में बात करते हैं पृष्ठीय सजावट, सरफेस ऑर्नामेंटेशन की, यानी कि क्या उसके ऊपर कोई कसीदाकारी या कोई और सिलाई या डिजाइन से हमने उसके ऊपर प्रभाव दिया। टेक्सचर के बाद हम बात करते हैं रेखा के बारे में। तो रेखा भी एक बहुत
इम्पॉर्टेंट फीचर होता है ड्रेस डिजाइनिंग में। रेखा को उस चिन्ह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो दो बिंदुओं को जोड़ती हैं। उसमें एक प्रारंभ और एक अंत होता है और ये वस्तुओं की आकृति प्रदर्शित करती है, गति प्रदान करती है और दिशा निर्धारित करती है। अगर हम लाइनों की बात या रेखाओं की बात करें तो रेखाएं दो तरह की होती हैं, स्ट्रेट लाइंस या सरल रेखाएं, कर्व्ड लाइंस या वक्र रेखाएं। तो जैसा अभी मैंने बताया, टाइप्स ऑफ लाइंस की बात करें तो जो रेखाएं हैं, सरल रेखा एक अखंडित रेखा होती है। सरल रेखाएं अपनी दिशा के अनुसार विभिन्न प्रभावों का सृजन करती हैं और वे मनोवृत्ति का प्रदर्शन भी करती हैं। तो जो स्ट्रेट हमारी सिंपल स्ट्रेट लाइंस हैं वो वर्टिकल हो सकती हैं यानी कि लंबतर रेखाएं, हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं यानी क्षैतिज रेखाएं, और ऑब्लिक या डायगोनल हो सकती हैं जिन्हें हम तिरछी रेखाएं भी कहते हैं। और अगर हम बात करें कर्व्ड लाइंस की तो वक्र रेखा किसी भी कोटि की गोलाई वाली रेखा हो सकती है। वक्र रेखा एक सरल चाप अथवा एक जटिल मुक्त हस्त से खींचा गया वक्र हो सकता है। तो जो वक्र रेखाएं हैं वो लंबी और लहराती हुई वक्र रेखाएं हो सकती हैं, वो बड़े गोल वक्र वाली हो सकती है और वो छोटे छोटे हल्के वक्र भी हो सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं रेखाएं और रेखाओं के प्रभाव के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल लाइंस या लंबतर रेखाओं की। ऊपर और नीचे गति पर बल देती हैं, ऊंचाई का महत्व बताती हैं और ये प्रभाव देती हैं जो तीव्र, सम्मानजनक और सुरक्षित होता है। जब भी हम किसी भी ऐसी पोशाक को देखते हैं जहां पे लंबतर रेखाओं का प्रयोग किया गया है, जैसे ये फर्स्ट फिगर है, आप देखेंगे आपकी नजर अपने आप ऊपर से नीचे की ओर जाएगी। और जब भी हमारी नजर ऊपर से नीचे की ओर जाती है तो ऐसी जो लाइंस हैं, ऐसी जो रेखाएं हैं, वो किसी भी व्यक्ति को लंबाई का आभास देती हैं और उनकी चौड़ाई को कम करती हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो कि गिट्ठा है और जो कि मोटा है, वो अगर लंबतर रेखाएं पहनेगा तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि लंबतर रेखाएं को हाइट भी देंगी और उनकी चौड़ाई भी कम करेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्षैतिज रेखाओं की। तो जो क्षैतिज रेखाएं हैं एक ओर से दूसरी ओर गति पर बल देती हैं, चौड़ाई के भ्रम का सृजन करती हैं। अब सेकंड फिगर आप देखेंगे तो इसमें आपकी नजर ऊपर से नीचे नहीं जाएगी, पर अपने आप ही दाएं से बाएं की ओर जाएगी। यानी कि ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं चौड़ाई का आभास दे रही हैं। कोई भी पतला दुबला व्यक्ति और लंबा व्यक्ति होगा तो उसके ऊपर ऐसी लाइंस बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो एक पतले व्यक्ति को चौड़ाई का आभास देते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा हाइट को भी थोड़ा सा कम प्रदर्शित करती हैं। तो ये जो है इस तरह के पतले और लंबे लोग क्षैतिज रेखाओं में बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम बात करते हैं डायगोनल लाइंस की। तो डायगोनल लाइंस की एक खूबसूरती होती है इनका एंगल। अगर तो एंगल लंबाई की तरफ जा रहा है तो यानी कि डायगोनल लाइंस लंबतर रेखाओं वाला प्रभाव देंगे, और अगर इनका एंगल कम है और चौड़ाई की तरफ डायगोनल लाइन जा रही हैं तो इनका जो प्रभाव होगा ड्रेस पे वो क्षैतिज रेखाओं की तरह होगा। अब हम बात करते हैं कर्व्ड लाइंस या वक्र रेखाओं की। तो आप जो फर्स्ट फिगर देख रहे हैं वहां पर लंबी और लहराती हुई वक्र रेखाएं यूज की गई हैं जो अत्यंत मनोहर तथा लयबद्ध दिखाई दे रही हैं। पर क्योंकि ये अगेन इनकी जो दिशा है, इनकी गति है, ये लेफ्ट टू राइट है,
तो ये एक चौड़ाई का आभास दे रही हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो पतला होगा उन पर ये लाइंस जो हैं अच्छी लग देंगी। अगर आप बीच वाली फिगर तो इसमें जो आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो अगर इस तरीके से इसका प्रयोग किसी भी ड्रेस में किया जाएगा तो वो एक क्षैतिज रेखाओं वाला प्रभाव देंगी। और अगर इन्हीं लाइन को हम इन्वर्ट करके यूज करेंगे लंबाई की तरफ में, तो इनका जो फिर परिणाम होगा वो लंबतर रेखाओं वाला हो जाएगा। और अगर आप थर्ड फिगर देखें तो यहाँ पर छोटे हल्के वक्र जो युवा ताजगी से भरपूर और प्रफुल्ल दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के डिजाइन्स किसी भी नॉर्मल फिगर वाले व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर अब आपके सामने दोबारा से क्वेश्चन टाइम आ गया है। Which type of lines will you choose in a dress for a tall and a thin girl? एक लंबी और पतली लड़की के वस्त्र के लिए आप कैसी रेखाओं का चुनाव करेंगे? क्या आप वर्टिकल लाइंस का चुनाव करेंगे यानी कि लंबतर रेखाएं, या आप हॉरिजॉन्टल लाइंस का चुनाव करेंगे यानी कि क्षैतिज रेखाएं? तो बच्चों जल्दी से अपने आंसर चार्ट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। बच्चे लिख रहे मंजू हैं, मैम। बच्चे लिख रहे हैं ऑप्शन बी यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस, क्षैतिज रेखाएं। वेल डन स्टूडेंट्स। वेरी गुड बच्चों, वेरी वेल डन। बहुत अच्छी बात है कि आपको जो भी हम सिखाने की कोशिश कर रहे थे आप लोगों ने वो समझने की कोशिश करी है और हमें सही जवाब दिया है। वेरी वेल डन। अभी आपने रेखाओं के बारे में पढ़ा। अब जानते हैं कि जब इन रेखाओं को आपस में जोड़ा जाता है तो क्या होता है। तो हम बात करेंगे शेप्स और फॉर्म्स यानी आकृतियां या आकार। इन रेखाओं को जोड़कर ही ये शेप्स बनाई जाती हैं। शेप्स 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल भी हो सकती हैं और ये डिपेंड करता है कि कैसी लाइंस हैं तो शेप भी वैसी ही बनती हैं। ये 4 मेन ग्रुप्स हैं शेप्स के। पहला है नेचुरल शेप्स, प्राकृतिक आकृतियां, स्टाइलाइज्ड शेप्स, फैशनेबल शैली आकृतियां, ज्योमेट्रिक शेप्स, ज्यामितीय आकृतियां और एब्स्ट्रैक्ट शेप्स, अमूर्त आकृतियां। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्राकृतिक आकृतियां क्या होती हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है प्राकृतिक, नेचुरल, तो ये वो शेप्स हैं जो नेचुरल हैं, प्रकृति से पाई गई हैं। कोई ऐसी वस्तुएं जो आप अपने आसपास देखते हैं, कोई नेचुरल या मैनमेड ऑब्जेक्ट्स की कोई शेप्स, जैसे कोई फ्लावर्स की शेप या कोई नेचर से लिए गए कोई आकृतियां, ये सब प्राकृतिक आकृतियों के उदाहरण हैं। इनके बाद नेक्स्ट आकृतियां हैं स्टाइलाइज्ड शेप्स। अब स्टाइलाइज्ड शेप्स क्या होती हैं? ये वे शेप्स हैं जो एक बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण शेप्स होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं फैशन शोज में मॉडल्स ने कुछ इस तरह के वस्त्र पहने होते हैं। ये नॉर्मल नेचुरल आकृतियों को थोड़ा बदल कर मॉडिफाई करके बनाई जाती हैं। कभी कभी इनके कुछ भाग विकृत या जैसे मैंने कहा अतिशयोक्तिपूर्ण भी हो सकते हैं। तो फैशनेबल शैली आकृतियां के बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे ज्योमेट्रिक शेप्स की, यानी कि ज्यामितीय आकृतियां। ज्योमेट्री आप सब जानते हैं, तो ज्योमेट्री से जो शेप्स बनती हैं, चाहे वो सर्कल्स हो, ट्रायंगल्स हो, तो इन्हीं सब से लेकर जो कई तरह की आकृतियां ड्रेसेस में भी दिखाई जाती हैं,
वे हमारी ज्योमेट्रिक शेप्स या ज्यामितीय आकृतियां कहलाती हैं। एंड लास्ट शेप्स जो हैं वो है हमारी एब्स्ट्रैक्ट शेप्स, यानी अमूर्त आकृतियां। एब्स्ट्रैक्ट शेप्स क्या होती हैं? एक ऐसी आकृतियां जो बिल्कुल फ्री फॉर्म होता है, ये कोई पर्टिकुलर चीज जैसी दिखाई नहीं देती और हर व्यक्ति इसको एक डिफरेंट तरीके से देखता है और उसे समझता है। तो ये हमारी अमूर्त आकृतियां हैं। अब आगे बात करते हैं कि इन्हीं सभी शेप्स को मिलाकर क्या बन जाता है। अभी आपने 4 तरह की शेप्स के बारे में पढ़ा, तो बच्चों जब इन चारों टाइप्स की शेप्स को एक सुव्यवस्थित तरीके से जोड़ा जाता है तो बनता है पैटर्न। पैटर्न अर्थात प्रतिरूप। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि पैटर्न कैसे बना, एक ही तरह की आकृति या कई तरह की आकृतियों को एक साथ ग्रुप करके एक साथ समूहन करके जब जोड़ा जाता है तो उससे जो एक रूप निकल के आता है, वो रूप जो है वो पैटर्न या प्रतिरूप कहलाता है। और जैसी जैसी इसमें शेप्स यूज की गई हैं, नेचुरल, स्टाइलाइज्ड या ज्योमेट्रिक या एब्स्ट्रैक्ट, तो पैटर्न भी वैसा ही निखर के आ जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वस्त्र एवं परिधान के लिए डिजाइन का जो बाकी बचा हुआ हिस्से हैं, उन टॉपिक्स को और इसी से जुड़े हुए प्रैक्टिकल्स को हम आपकी अगली ऑनलाइन क्लास में पार्ट 2 में करवाएंगे। और अब आपके सामने आपका गूगल लिंक। आप सब बेसब्री से इंतजार करते हैं इस क्विज का। तो आज की क्विज नंबर 10 अभी थोड़ी देर बाद ही आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ जाएगी। आपसे अनुरोध है, अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम और आईडीज बहुत क्लियरली लिखिए और इस क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। एंड टू सम अप, इन द एंड I would like to speak a beautiful quote. अब ये कोट क्या है? ये कोट है, just wear what makes you happy. If you are happy, it's a great outfit. तो इसी विचार के साथ आज की कक्षा को हम समाप्त करते हैं और सबका धन्यवाद देते हैं, सभी स्टूडेंट्स का, सभी टीचर्स का, अपनी टीम होम साइंस, टेक्निकल टीम, सभी का धन्यवाद आज की कक्षा को देखने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू। Thank you. Thank you all.